तो यही है असली एनकरेज की भावना। डोनाल्ड ट्रंप सच में व्लादिमीर पुतिन को डोनबास और क्रीमिया सौंपना चाहते थे और ईरान के साथ बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम खत्म हुआ। तेहरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य फिर बंद किया, कथित तौर पर इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले के कारण। लेकिन सच तो यह है कि जलडमरू मध्य बंद होने से कुछ घंटे पहले ही यह पता चल गया था कि आज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से समझौते के वक्त हताश नहीं था, लेकिन वे ईरान पर नाकेबंदी दोबारा शुरू नहीं करेंगे। इसी बीच यूक्रेन के मामले में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया है। अमेरिका और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के 2 चरणों वाले समझौते पर चर्चा कर रहे हैं और रूसियों से गुप्त वार्ता भी कर रहे हैं। और दूसरी ओर इमैनुअल मैक्रो ने अचानक यह स्वीकार करना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन की हार का पूरा यकीन था और पिछले साल अगस्त में एनकरेज में समझौता लगभग तैयार था। ट्रंप और पुतिन रूस को यूक्रेन के वे इलाके देना चाहते थे जिन्हें रूसी सेना ने अभी तक कब्जा भी नहीं किया था। आखिरकार ट्रंप असफल हो गए। ईरान और यूक्रेन के मामले में भी यही हुआ। मेरा नाम एलेक्सेई पीची है। इस एपिसोड में दोनों विषयों पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत ईरान के विषय से करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जीत की घोषणा करने और यहां तक कि अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण और ईरानियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का दिखावा करने में देर नहीं की। तभी ईरान ने घोषणा कर दी कि वो आज वार्ताओं से बाहर निकल रहा है और फिर से हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी। और यह ठीक उसी दिन हुआ जब जेनेवा में दोनों पक्षों को आखिरकार युद्ध समाप्ति के लिए वास्तविक समझौतों पर हस्ताक्षर करने थे। आगे की बात करें तो आज जेनेवा में कोई बैठक नहीं हुई। आज 19 जून को ईरान ने हर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के गुजरने को सीमित कर दिया। जलडमरू मध्य में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई गईं और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने रेडियो पर जहाजों से इस क्षेत्र के पास न आने की अपील की। तेहरान ने कहा कि अब भी जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लड़ाकों को पहले आवेदन देना जरूरी होगा। इन्हें केवल उन्हीं शर्तों पर मंजूरी दी जाती है जब तय किए गए नियमों का पालन किया जाए, जिन्हें, जैसा कि आप समझ सकते हैं, तेहरान ही तय करता है। ईरान ने कहा कि इस फैसले की वजह यह है कि आज इजराइल ने हिजबुल्लाह के उस हमले के जवाब में लेबनान पर कई हमले किए जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम के बावजूद, जिसमें सभी मोर्चों पर लेबनान सहित संघर्षों को रोकने का प्रावधान है, ईरान ने तेहरान में कहा वो युद्ध तब तक खत्म नहीं मानेगा जब तक इजराइल अपने सभी सैनिक लेबनान से नहीं बुला लेता। मजेदार बात यह है कि ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने से सिर्फ कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जोरदार और सार्वजनिक रूप से कहा कि वो पहले ही जीत चुके हैं और ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका के साथ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करना ईरान के लिए बिना शर्त आत्मसमर्पण था। ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये सौदा इसलिए किया ताकि युद्ध वैश्विक आर्थिक संकट में ना बदल जाए। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य दृष्टि से ईरान को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। और ट्रंप ने कहा कि समझौता ज्ञापन, शायद उद्धरण है, ईरान की बिना शर्त आत्मसमर्पण है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध ने अमेरिका की सैन्य शक्ति दिखाई है। आगे मैं उनकी विजय का उद्धरण दूंगा। मैं फिर याद दिलाता हूं, उन्होंने ये बयान आज ईरान के फिर से हार्मुज जलडमरू मध्य बंद करने से बस कुछ घंटे पहले ही दिया था। ट्रंप बोले, कौन ऐसी नाकाबंदी कर सकता था? मैंने समुद्री नाकाबंदी का आयोजन किया जिससे कोई भी जहाज नहीं गुजर सका, लेकिन समझौता करने के अलावा कोई विकल्प विनाशकारी हो सकता था। ट्रंप ने कहा कि युद्ध ने वास्तव में वहां की सैन्य शक्ति को 2-3 हफ्तों तक दिखा दिया था और उन्हें आधा मार डालने तक बमबारी जारी रखी जा सकती थी, है ना? उन्होंने पूछा, इससे हमें क्या मिलेगा? हर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। हमारे यहां युद्ध ने महीनों तक अपनी ताकत दिखाई है। जब तक आप सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सिस्टम बंद ही रहता है। यही वो चीज है जो पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी ला सकती है। हालांकि यहां मैं ये जरूर कहूंगा
कि ये सब मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने से पहले ही था। फरवरी में यहां तक कि उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है, लेकिन ट्रंप को इस पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा заблокировать Армузский пролив. कि वो वैश्विक मंदी जिसकी भविष्यवाणी की जा रही है। ट्रंप ने युद्ध छेड़ दिया, अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, और क्या आज ईरान ने वही किया है जैसा उसने कहा था? युद्ध ने सैन्य शक्ति तो दिखाई, लेकिन न जीत मिली न नतीजों का अंदाजा था। ट्रंप ने कहा, अगर हम ईरान पर बमबारी करते रहते तो हार्मुज जलडमरू मध्य बंद हो जाता। सही है। फिर अवरुद्ध किया गया। युद्ध ने ट्रंप की रियायतों के बावजूद सैन्य शक्ति दिखाई। ऐसा लगता है कि ईरान ने यहां तक कि प्रारंभिक समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन किया और फिर से हार्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध कर दिया। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, लेकिन क्या करना चाहिए? लेकिन नहीं। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका इस सब को वीरता से सहन करेगा और उस समझौते की शर्तों का पालन करेगा जिस पर उन्होंने कल फ्रांस में धूमधाम से हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने फिर से घोषणा की, उद्धरण, ट्रंप ने कहा कि युद्ध ने ईरान को कमजोर कर दिया है। अब उसके पास ना तो वायुसेना है, ना नौसेना, ना एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक, ना रडार और ना ही लगभग कुछ और बचा है। लेकिन इसके बावजूद डेमोक्रेट्स कहते हैं कि अब ईरान की हालत 4 महीने पहले से बेहतर है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? लेकिन यहां असली सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में असल में बेवकूफ कौन है? ट्रंप के अनुसार ईरान के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर रहा है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं उद्धृत करता हूं, नहीं, हम ईरानियों से निराशा में नहीं मिले थे, निराशा में ईरान था। वे खत्म हो चुके हैं। हम इन 60 दिनों को पूरा करेंगे। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, 10 सेंट भी नहीं। अगर आप नहीं समझे तो ट्रंप ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक तरफा रूप से उन्हीं 60 दिनों के युद्ध विराम का पालन करेंगे जो समझौता ज्ञापन के तहत हुआ था, जिसे ईरान पहले ही तोड़ चुका है। यह समझना जरूरी है कि यह क्यों हो रहा है। ईरान ने कहा उसने हार्मुज जलडमरू मध्य बंद किया है आज इसलिए कि इजराइल ने लेबनान पर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार इजराइल और हिजबुल्लाह ने आपसी हमलों के बाद कथित तौर पर वॉशिंगटन की मध्यस्थता से फिर से युद्ध विराम पर सहमति बना ली है। ऐसा लग सकता है कि ईरान कदम पीछे लेगा, लेकिन वो हार्मुज जलडमरू मध्य से नाकाबंदी नहीं हटाता। यह पहली बात है। दूसरी बात, इजराइल की ओर से लेबनान पर गोलाबारी होने से कुछ घंटे पहले ही यह पता चला कि शांति वार्ता होने वाली थी। अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता आज 19 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में होनी थी, वो नहीं होगी। इसकी आधिकारिक जानकारी स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने दी है। इस बैठक में वॉशिंगटन, तेहरान के प्रतिनिधियों के साथ खासकर पाकिस्तान और कतर जैसे मध्यस्थ भी शामिल होने वाले थे। पक्षों से उम्मीद थी कि वे अमेरिका और ईरान के बीच पहले हस्ताक्षर किए गए आपसी समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में बैठक रद्द हो गई। मैं दोहराता हूं, यह इजराइल की लेबनान पर गोलाबारी से पहले हुआ था। व्हाइट हाउस ने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 19 जून की स्विट्जरलैंड यात्रा रद्द की है, और व्हाइट हाउस ने यही कहा। जैसा उपराष्ट्रपति ने कहा, तकनीकी वार्ताओं की योजनाएं अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मौका मिलते ही वार्ताओं के लिए तैयार है। वार्ताओं की लॉजिस्टिक्स। ईरान के साथ वार्ता की व्यवस्था कभी आसान या पूर्वानुमेय नहीं रही। इसके साथ ही बैठक का रद्द होना एक अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि व्हाइट हाउस के दर्जनों अधिकारी, वार्ताओं की तैयारी में लगे कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि, यहां तक कि मेरे कुछ पत्रकार साथी भी पहले से ही स्विट्जरलैंड में मौजूद थे और पक्षों के दौरे की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग पहुंचकर तैयारी कर चुके थे और इंतजार कर रहे थे कि अमेरिकी और ईरानी इस ऐतिहासिक समझौते पर कब हस्ताक्षर करेंगे जो युद्ध खत्म करेगा। यहीं से सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। मुलाकात रद्द होने से पहले ईरानी एजेंसी तस्नीम ने एक संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि तेहरान चाहता है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के बिंदुओं को लागू होते देखे, इससे पहले कि बातचीत का अगला चरण शुरू हो। साधारण शब्दों में ईरान ने अमेरिकियों से साफ साफ कह दिया, सुनिए, हमने आपके साथ समझौता किया है,
लेकिन इससे पहले कि हम इस समझौते के तहत कुछ भी करना शुरू करें, पहले अमेरिकी अपनी डील का हिस्सा पूरा करें। अब ध्यान दीजिए, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आज के हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने के बाद कैसे भड़क उठे और उन्होंने कहा, उद्धरण, इनका खेल खत्म, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, 10 सेंट भी नहीं। ऐसा लगता है पैसे का इससे क्या लेना देना। डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर इसी पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? लेकिन बात यह है कि समझौते के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को अनफ्रीज करने और ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का निवेश फंड बनाने पर सहमति जताई थी। और दोस्तों, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते थे और कमेंट्स में लिखते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम 300 अरब के बारे में क्यों कह रहे हो, यह बात उस दस्तावेज के वर्जन में साफ साफ लिखी है जिसे व्हाइट हाउस ने दिखाया था। और अब ईरान कहता है, सुनिए, पहले हमें पैसे दीजिए, प्रतिबंध हटाइए, जमी हुई संपत्तियां बहाल कीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या हम आपसे कोई बातचीत करेंगे या नहीं। इसीलिए ट्रंप भड़क गए और इसी वजह से उन्होंने पैसों के बारे में लिखा और ईरानियों ने बस उन्हें मात दे दी। आज इजराइल की लेबनान पर गोलाबारी सिर्फ ईरान को हार्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का बहाना थी। यही सब कुछ पूरी तरह गतिरोध में आ जाता है। अमेरिका और सऊदी के बीच शुरुआती समझौता था। Ираном. इससे अमेरिकी कांग्रेस के खासकर रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्यों ने दोनों सदनों में कड़ी आलोचना की। वे चिंतित है कि वॉशिंगटन ने ईरान को बहुत रियायतें दी हैं। इसी वजह से जे.डी. वेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ने एक काफी असामान्य कदम उठाया जब वे ईरान के साथ इस समझौते का बचाव करने के लिए व्हाइट हाउस में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भले ही इसमें वाकई कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले ईरान को अमेरिका की शर्तें पूरी करनी होंगी। जे.डी. वेंस का उद्धरण, जब वे ज्यादा नेक नियति दिखाएंगे तब हम आर्थिक लाभों को और बढ़ा सकेंगे। अगर वे अपनी ईमानदारी में कमी लाते हैं तो हम इन उपायों को रद्द भी कर सकते हैं। आखिरकार हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां ईरान मांग कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले कदम उठाए और संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले कार्रवाई करे। ये एक गतिरोध है। तो देखते हैं इस स्थिति में पहले कौन झुकता है। और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये फिर से डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, क्योंकि वही तेल बाजार के धराशायी होने से डरते हैं, ईरान नहीं। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करता है और मानता है कि समय उसके पक्ष में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो सार्वजनिक रूप से साफ साफ कह दिया कि हां, उन्हें डर था कि यह सब एक वैश्विक संकट में बदल जाएगा और अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य आगे भी बंद रहा तो दुनिया भर में हर चीज की कीमतें आसमान छू लेंगी। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारी जो वार्ता की प्रगति से परिचित हैं, उन्होंने CNN चैनल को बताया कि इस समय दोनों पक्ष इस हफ्ते हस्ताक्षरित समझौते को लागू करने के लिए गुप्त प्रस्तावों पर काम कर रहे हैं। लेकिन असल में ईरान ने कोई अतिरिक्त दस्तावेज साइन नहीं किया, जैसा कि आपसी समझौते के मेमोरेंडम में हुआ था। और इसलिए उद्धरण, यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने उन प्रतिबद्धताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है जो उसने ईरान से हासिल की है। यह फिर दिखाता है कि अंतिम समझौते तक पहुंचने की नाजुक राजनीतिक कोशिशें कितनी जल्दी नाकाम हो सकती हैं। इसी बीच यूक्रेन पर चल रही वार्ताएं एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच रही हैं। आखिरकार यह पता चल गया है कि रूस वाले जिस एनकरेज की भावना की बार बार बात करते हैं, वो असल में क्या है। डोनाल्ड ट्रंप सच में यूक्रेन को व्लादिमीर पुतिन के हवाले करना चाहते थे और उन्होंने पिछले साल अगस्त में अलास्का में इस बारे में उनसे सौदेबाजी भी की थी। लेकिन इस एपिसोड के दूसरे हिस्से पर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विस्तार से कमेंट लिखें। यह YouTube पर कंटेंट के प्रचार में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा मैं आपको यह बताने के लिए उत्साहित हूं कि हमारे पास पेट्रियन और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर एक प्राइवेट कम्युनिटी भी है। इसका नाम है पिची इनसाइट, जहां आप मुझसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। वहां मैं आपसे हर विषय पर खुलकर चर्चा करता हूं, कोई आत्म सेंसरशिप नहीं होती।
और वहां हम मिलकर तय करते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम अगली बार कौन से विषयों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही वहां कुछ अलग अलग विश्लेषण भी है जो यहां YouTube पर नहीं दिखेंगे। और वहीं आपको हर महीने बंद स्ट्रीम्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है जहां सवाल जवाब होंगे और मेरे रोजाना के विश्लेषण भी मिलेंगे। इस वीडियो के विवरण में पेट्रियन का लिंक है, जरूर जुड़िए। अगर आप सिर्फ एक बार इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा। इस वीडियो के विवरण में सभी लिंक और जानकारी दी गई है कि यह कैसे किया जा सकता है। मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी फॉलो करें, वहां भी मिलते हैं। वीडियो के विवरण में सभी लिंक और जानकारी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन बेचने की कोशिश की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आकर सोचा कि यूक्रेन इस युद्ध में रूस से हार जाएगा। मैक्रों के अनुसार ट्रंप निजी बातचीत में यूरोपीय लोगों से कहते थे कि अब उन्हें आखिरकार यह मान लेना चाहिए कि यूक्रेन हार जाएगा और अंत में रूस का हिस्सा बन जाएगा। मतलब चलो इसे बस मिलके छोड़ देते हैं, बस इतना ही। हम इसके साथ इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब मैं इमैनुअल मैक्रों का उदाहरण देता हूं। जनवरी फरवरी 2025 को याद कीजिए। वो यानी ट्रंप सोचते थे कि यूक्रेन हार जाएगा। ओवल ऑफिस में जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान सब कुछ बिगड़ गया। फिर ट्रंप और पुतिन का एंकरेज में शिखर सम्मेलन हुआ। इससे ऐसे समझौते की उम्मीदें जगीं जिसमें यूक्रेन को वे क्षेत्र सौंपने का प्रस्ताव था जो रूस ने अभी कब्जाए नहीं थे। आगे मैक्रों ने जोड़ा कि इसके बाद अगस्त 2025 के बीचों बीच वे अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ वॉशिंगटन गए, जहां उन्होंने कहा, सुनो डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन को यूं ही सौंपना संभव नहीं है और यूरोप ऐसा होने नहीं देगा। घटनाओं के परिणाम स्वरूप ट्रंप ने देखा कि यूक्रेन की हार के बारे में किए गए दावे एक बहुत बड़ा झूठ थे। आगे मैक्रो का एक और उद्धरण। तब से एक लंबा सफर तय किया गया है और यह सफर सबसे पहले यूक्रेन वासियों की जीत है, उनकी क्षमता और उनकी विश्वसनीयता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा कि उन्हें जो भी बताया गया था कि यूक्रेन वासी टूट जाएंगे, वे सर्दी नहीं झेल पाएंगे, वे हार जाएंगे, वो सब गलत साबित हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सामने साहसी और सूझबूझ वाले लोग हैं जिनका वे अब सम्मान करते हैं। लेकिन इसके बाद मैक्रों ने और भी ज्यादा चौंका दिया। इसका मतलब है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने लाइव प्रसारण में वास्तव में पुष्टि कर दी कि अगस्त 2025 में एनकोरेज में समझौता लगभग तैयार था और डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते में व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का वो इलाका देना चाहते थे जिसे रूसी सेना ने अभी तक कब्जा भी नहीं किया था। यहां डोनेट्स्क और लुहांस्क के क्षेत्रों की बात है। और आप जानते हैं, अब जब मैं पश्चिम एशिया की घटनाओं को देखकर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं एक साधारण निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। अगर आप समझना चाहते हैं कि एंकरेज की भावना क्या है तो अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की शर्तें पढ़िए और उसमें इजराइल की जगह खोजने की कोशिश कीजिए। असल में इजराइल के साथ भी एंकरेज जैसी ही स्थिति हुई। ट्रंप ने इजराइल को तब छोड़ा जब उन्हें लगा कि वो जंग हार चुके हैं और अब इज्जत बचाकर निकलना है। इस समय उसे सहयोगियों की परवाह नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है, इजराइल खत्म नहीं होगा जैसे यूक्रेन भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक हालात तब बदल गए जब इस हफ्ते ठीक एक दिन पहले G7 के सभी नेता एक साथ बैठकर जलती हुई मॉस्को की तस्वीरों को गौर से देख रहे थे। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार यूक्रेन में शांति समझौते का प्रस्ताव एक चरणबद्ध योजना को शामिल कर सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ हुई समझौते जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं संग G7 शिखर सम्मेलन में इसी योजना पर चर्चा की। पत्रिका के अनुसार रूसी सेना की असफलताएं और यूक्रेन के ड्रोन हमलों की सफलताएं, चाहे रूसी सेना, आपूर्ति लाइन या रूस के अंदर, ने डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन संघर्ष पर नजरिया बदलना शुरू किया है। पता चला है कि कीव और ट्रंप की टीम के प्रतिनिधि इन दिनों रोजाना सलाह मशविरा कर रहे हैं कि रूस को वार्ता की मेज पर कैसे लाया जाए। इसी माहौल में ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन पर दबाव डालने और यूक्रेन को समर्थन देने को तैयार हैं।
मैं साफ कर दूं, यह मानना गलत है कि ट्रंप अचानक बदल गए या यूक्रेन के समर्थक हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये परिस्थिति जन्य है। लेकिन रूस में धमाके और जलती तेल रिफाइनरी जैसी घटनाओं ने ट्रंप को दिखा दिया कि हारने वाले ऐसे नहीं दिखते। और अब अमेरिकियों और यूक्रेनियों के बीच चर्चा में एक विचार है कि युद्ध को 2 चरणों में समाप्त किया जाए। सबसे पहले मौजूदा फ्रंट लाइन के साथ साथ दोनों ओर 50 से 70 किलोमीटर अंदर तक युद्ध विराम की संभावना जताई जा रही है। यानी फ्रंट लाइन को और उसके दोनों ओर 50-50 किलोमीटर, कुल 100 किलोमीटर की सीमा को फ्रीज कर दिया जाएगा। ये वो इलाका होगा जहां कोई गोलीबारी, कोई हमला, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर जब ये युद्ध विराम काम करता है तो सभी मोर्चों पर पूरी तरह से युद्ध विराम और युद्ध को रोकने के लिए एक व्यापक समझौता किया जाता है। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार मॉस्को से अनौपचारिक बातचीत फिर से शुरू हो गई है, इसलिए सर्गेई लावरोव के कई सार्वजनिक बयान सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने वहां एक पूरा लेख भी लिखा जिसमें बताया कि यूरोपीय लोग कैसे गलत है, कैसे यूरोपीय लोग यूक्रेन का इस्तेमाल एकजुट ताकत की तरह एक विशाल यूरोपीय सेना बनाने के लिए कर रहे हैं जो बाद में रूसियों से लड़ने जाएगी। उन्होंने लिखा कि यूरोप यूक्रेन, मोल्डोवा, आर्मेनिया जैसे देशों को अपने प्रभाव में ले रहा है। यूरोप वैसे भी गलत तरीके से बात कर रहा है, सब यहीं से है। पता चला है कि यूरोपीय, अमेरिकी और यूक्रेनी वास्तव में G7 शिखर सम्मेलन में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मॉस्को को बातचीत की मेज पर कैसे लाया जाए। लेकिन समस्या यह है कि यूक्रेन में सभी को यकीन है कि रूस शायद अक्टूबर तक कोई कदम नहीं उठाएगा। अक्टूबर तक क्यों? क्योंकि तब रूस डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों से पहले समर्थन देना चाहेगा और बदले में कुछ पाना चाहेगा। संभावना है कि क्रेमलिन अगले वसंत तक टाल बटोल करता रहेगा, ये सोचते हुए कि यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा अवसंरचना के खिलाफ एक और बड़े पैमाने पर सर्दियों की मिसाइल ड्रोन अभियान आखिरकार यूक्रेन को मॉस्को के सामने झुकने के लिए मजबूर कर देगा और वहां लगभग आत्मसमर्पण कर देगा। मॉस्को बार बार कहता है कि वो सिर्फ एनकरेज की तर्ज पर बातचीत के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि अगस्त 2025 में अलास्का में हुई बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरे डॉनबास को रूस को सौंपने और क्रीमिया तथा खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों के कब्जे वाले इलाकों पर रूस के नियंत्रण को कानूनी और वास्तविक रूप से मान्यता देने पर सहमति की थी। अब इमैनुअल मैक्रो के शब्दों से स्पष्ट है कि ट्रंप यूक्रेन को सौंपने की तैयारी कर रहे थे। और आज अंत में ट्रंप ने एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बयान जोड़ा। आगे मैं उसे उद्धृत करूंगा, आप सब कुछ अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं यूक्रेन का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। उनकी महिलाओं को छोड़कर वे लगातार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतती रहती हैं। यही है ट्रंप का रवैया वैश्विक समस्याओं के प्रति। यहां मैं विराम लगाऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, अपनी टिप्पणियां लिखें, अपनी राय और इन दोनों वैश्विक मुद्दों पर अपने निष्कर्ष साझा करें। और अगर आप YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से ऐसा कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और टेलीग्राम चैनल्स फॉलो करें। वहां ऐसी चीजें मिलती हैं जो YouTube पर नहीं मिलती। बस यही था। ध्यान रखें। अलविदा।